नमस्कार आप सभी देख रहे हैं हेलो बहादुर। मैं विशाल चिकारा। आज हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस से दो वरिष्ठ नेता मौजूद है। पहले तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं दिनेश शेखावत जी से। दिनेश शेखावत एमिनेंट पर्सन है बीजेपी के और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं झज्जर जिले से। वही हमारे साथ मौजूद है प्रदीप यादव, जो कि हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव है। पहले दिनेश शेखावत जी आपको नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। दिनेश जी, आपकी पार्टी से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद शर्मा जी हैं रोहतक लोकसभा से। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, खाली बहादुरगढ़ में नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र रोहतक में। और अच्छे मार्जिन से हम इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से ये सीट जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जो मोदी जी ने देश में पिछले 10 साल में काम कराए हैं वो अब धरातल पर दिखने लगे हैं। देश की जनता को और प्रदेश की जनता को आज ये चीज समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र में आ रही है। 400 पार का जो नारा दिया था मोदी जी ने वो सफल हो रहा है, साकार हो रहा है। इसलिए बहादुरगढ़ से पिछली बार जो हमारी 5800 वोटों की लीड थी, इस बार लगभग हम 15 से 20 हजार की लीड लेके और जीत अग्रसर हो रहे हैं। प्रदीप जी, दिनेश जी ने दावा किया मार्जिन से जीत रहे हैं। क्या आपकी पार्टी भी ऐसा कुछ दावा कर रही है आपकी बार फिर से? जी देखिए, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो पहले सोनीपत से भी सांसद रह चुके, उससे पहले करनाल से वो बने, फिर अब वो रोहतक में आ गए। तो पब्लिक ये समझ चुकी है कि वो लगातार 3 अलग अलग जगह से सांसद रहे और वो आज भी अपने किसी भी संसदीय क्षेत्र में जहाँ भी वो रहे उसमें उस काम के आधार पे वोट नहीं मांग रहे हैं। और मेरे को लगता है कि जनता भी ये बात समझ चुकी है कि ये सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति चल रही थी। और अब की बार रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। प्रदीप जी ने बात की कि वो पार्टी बदलते रहते हैं, लोगों ने उनका रवैया देखा है। लोगों ने ऐसा देखा भी है, जब कांग्रेस की हवा थी तो कांग्रेस से सांसद रहे, जैसे ही बीजेपी आई तो वो बीजेपी में आ गए। 2019 में उन्होंने देखा कि पार्टी बहुमत में है, एक बार सरकार बना चुकी है, दूसरी बार भी बना सकती है, तो वो आ गए। ऐसा कुछ उन पे आरोप लगता रहता हर बार? नहीं, आरोप की बात नहीं है। पहली बार 1996 में उन्होंने सोनीपत से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जब किसी राजनीतिक दल में नहीं थे। उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, करनाल से 2 बार कांग्रेस सांसद रहे। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दूसरी बार लगातार 5 साल में उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में रह के, कोरोना काल में भी वो घर में नहीं बैठे, जबकि विपक्ष के जो सांसद थे, जो राज्यसभा के सांसद आज भी, वो एक दिन भी अपने परिवार को छोड़ के जनता के बीच में नहीं गए। तो जो आदमी पिछले 5 साल में कोरोना काल जैसी महामारी थी जिसका मैं खुद भुगत भोगी हूं, उस कार्यकाल में भी हमारा सांसद जो है जनता के बीच में रहा है, सेवा की है, लोगों के बीच में रह के। वो स्थान नहीं बदलते, ना क्षेत्र बदलते हैं। वो तो पार्टी का फैसला है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। 2019 के चुनाव में भी वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे, 2024 के चुनाव में भी वो यहीं से प्रत्याशी हैं। तो क्षेत्र बदलने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इनके पास कोई कहने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, इसलिए ये बातें उठाते हैं। जबकि पिछले बार जो चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा के बाद आज वो इतने डरे हुए हैं कि एक भी परिवार का आदमी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आशा हुड्डा या उनकी वाइफ को भी चुनाव लड़ा सकते थे, वो चाहते तो दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव क्यों लड़ा, जो राज्यसभा में आज ऑलरेडी मेंबर है। अगर उनको चाहता तो अगर वो लोकसभा का दूसरे को लड़ाते तो राज्यसभा अपनी सीट लगती। अगर उनमें ताकत होती तो राज्यसभा से इस्तीफा देकर मैदान में आते। इसके लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जब चुनौती दी है कई बार, तो उस बात को वो देखते आते मैदान में, तो पता लग जाता है कि कितनी बड़ी लीड ले रहे हैं, कितना के जनता के कितने बड़े हितैषी हैं, कितना काम किया रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। जी बताए प्रदीप जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए विशाल जी, जो चुनाव लड़ने की बात है तो लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसमें टिकट का फैसला पार्टी करती है, ना कि कैंडिडेट करता है कि भाई वो राज्यसभा छोड़ दे या लोकसभा में आ जाए, या लोकसभा छोड़ दे या राज्यसभा में चला जाए। दूसरी बात परिवार की, हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे देश के अंदर लोकप्रियता के मामले में, जैसा कि दिनेश जी बता रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किए, अपने क्षेत्र में नहीं रहे, लॉकडाउन में नहीं रहे, तो पूरे देश के अंदर एक तो मैं बता दूं वो दूसरे नंबर पे सबसे लोकप्रियता के मामले में दूसरे नंबर पे अभी उन्होंने उनका स्थान आया था। और रही बात कोरोना की, कोरोना के अंदर टीम दीपेंद्र बनकर मैंने खुद
कोरोना के अंदर काम किया बहादुर के अंदर। और इसके अलावा और भी हमारे अलग अलग टीम थी, रोहतक के अंदर भी थी, महम के अंदर भी थी, कलानौर के अंदर भी थी, झज्जर के अंदर भी थी, बादली के अंदर भी थी। इवन हमारे सांसद जी खुद आकर के उन्होंने लोगों की मदद की थी। और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक गरीब आदमी को सड़क पे चलने के मजबूर कर दिया था कोरोना के अंदर, और ना ही कोई हेल्प करी थी। दूसरी जो सांसद अरविंद शर्मा जी की बात है, अगर सांसद अरविंद शर्मा जी अपना एक फोटो भी दिखा दे कोरोना के अंदर कि उन्होंने आम जनता की बीच में आकर आम जनता के उन्होंने किसी एक आदमी की मदद की, तो मैं इसका चैलेंज करता हूं। चलिए, ये तो होता रहता है, कोरोना काल निकल चुका है, काफी मुसीबतें थी उस टाइम। ये बताए दिनेश जी, लोगों में रोष है कि 2019 से लेकर 24 तक अरविंद शर्मा कहीं भी नजर नहीं आए। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों का यही रोष था कि हमने उनको देखा ही नहीं है। मैं आपको इस चीज का पूरा आंकड़ा दे सकता हूं कि 5 साल के अंदर 1929 कार्यक्रम पूरे लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने किए हैं। 1929 कार्यक्रम, जो बाकायदा उसका रिकॉर्ड है, अखबार में भी, टीवी पे भी, चैनलों में भी, आप जैसे जो चैनल हैं उन पे भी। तो ये अगर ये बता दें कि वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने पिछले 5 साल में कितने कार्यकाल में कितने कार्यक्रम किए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 1929 कार्यक्रम उनके रिकॉर्डेड हैं 5 साल के दौरान। तो कैसे कह सकते हैं कि वो जनता के बीच में नहीं गए, या जनता के बीच में रहे नहीं, या जनता के काम नहीं किए? ये तो केवल आरोप लगाने वाली बात है। आरोप पार्टी के लिए केवल विपक्ष के नाते विपक्ष का विरोध करने के लिए बात कही जाती है। हकीकत में यह है कि वो जनता के बीच में रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता गया, मैं खुद कार्यकर्ताओं को लेके गया हूं, हमेशा कोई भी कार्यकर्ता गया उसका प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने काम किया है। वहां जाने पे जो दिल्ली कोठी पे गया, सुबह गया उसको नाश्ता कराया, दोपहर में गया उसको लंच कराया, शाम को गया उसको खाना खिलाकर भेजा है, कार्यकर्ता का काम करके और उसकी तसल्ली करके। हमेशा ऐसा नहीं है कि उसको टालने का काम किया हो। तो कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता इस बात को। मैं चैलेंज करता हूं कि आप दिखा दो दीपेंद्र हुड्डा जी के कितने कार्यक्रम है, कितनी संख्या में कार्यक्रम किए उन्होंने। प्रदीप जी, 2019 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे रोहतक लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं रोष होगा जब ये वो हार गए। क्या 24 में भी वही रोष दिखाई दे रहा है? देखिए, 2019 का जो चुनाव था उसमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे जो हारे नहीं थे, वो हराए गए थे। और ये बात पूरा रोहतक लोकसभा इस बात का गवाह है कि हाँ भाई, उनके साथ एक धोखाधड़ी करके और नाजायज तरीके से उनको हराया गया था। तो ये तो बात मैं क्लियर कर देता हूं कि वो हारे नहीं थे। रही बात अब की, 2019 से लेकर के 2024 तक, चलो मान लेते हैं कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे चुनाव में 2019 में बीजेपी के सांसद बने, अरविंद शर्मा जी, और अरविंद शर्मा जी ने 5 साल के अंदर बहादुरगढ़ से झज्जर की सड़क देख लो, झज्जर से बेरी की सड़क देख लो, बेरी से वापस बहादुरगढ़ की सड़क देख लो, बेरी से कलानौर की सड़क देख लो, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सफाई व्यवस्था बेकार है। तो जितने भी यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर कोई भी अगर ऐसा कोई है, एक काम गिनवा दे अरविंद शर्मा जी कि भाई मैंने ये काम अपने हाथों से कराया, सांसद मैं था, मैंने सेंटर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैं लेके आया यहाँ पर, या बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री है, बहादुरगढ़ के अंदर एक भी अलग से इंडस्ट्री उनके थ्रू आई हो, या उन्होंने कोई मेहनत करी हो उसको लगाने के लिए कि भाई मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लेके जाऊंगा। इवन यहाँ से तो इंडस्ट्रीज जो है वो भाग रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग परेशान है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, सड़कें टूटी पड़ी है, सुविधाओं का कोई इनके पास कोई एक पूरा पैमाना होता है कि भाई हम अपने यहाँ पे इस पूरे रोहतक के अंदर विकास कार्य कराएंगे, तो वो सारा का सारा बिल्कुल जीरो है। और हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में 10 साल में हरियाणा के अंदर, और हरियाणा नहीं, बहादुरगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा काम कराए गए थे, रोहतक से ज्यादा बहादुरगढ़ के अंदर काम हुए थे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, हालात काफी दयनीय है, काफी खराब हालात हैं रोडों के। सड़कों की हालत पूरे देश में आज ऐसी है कि हर आदमी कहता है कि मोदी जी ने विकास किया है। तो खाली बहादुरगढ़ की बात नहीं करें कि एक बहादुरगढ़ से झज्जर जो रोड है वो NHI में आने की वजह से नहीं बन पाया। बाकी कहीं भी कोई भी रोड आप देखिए, पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं रोडों के मामले में, तो आज हम विश्व में टॉप नंबर पे हैं कि जिस तरीके की रोड की स्थिति है। पहले कितने किलोमीटर रोड रोज बनते थे, उससे 5 गुना रोड आज बन रहे हैं। और गडकरी जी का भी दावा है कि किसी भी प्रदेश से अगर रोड के बारे में इतने हाईवे निकले, आज हरियाणा में भी कम से कम 12 से 13 हाईवे निकले हैं। एक भी हाईवे के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, देखते हैं, आप जाते हैं चंडीगढ़ जाते हैं, नारनौल जाते हैं, अब मुंबई के लिए बन गया नया
तो सड़कों के मामले में पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा हुआ है, केवल एक झज्जर रोड जो है वो उसको मैं मान सकता हूं कि वो नहीं बना। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, बहादुरगढ़ के अंदर मुझे ये बताएं कि दीपेंद्र हुड्डा जी जब 10 साल के शासन की बात करते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा यहां से मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते सब कुछ मालिक थे वो प्रदेश के। उस टाइम भी अगर बहादुरगढ़ में वो काम कराया, रोहतक में अगर उन्होंने काम कराया, तो फिर प्रदेश की जनता ने उनको नकार क्यों दिया, ये पूछने वाली बात है ना। मान लो 10 साल में उन्होंने काम किया तो किस वजह से उनको सत्ता से बाहर कर दिया। बहादुरगढ़ में कितने काम कराए हैं इंडस्ट्री के मामले, कितने इंडस्ट्री वो लेके आए हैं, किसी इंडस्ट्री का नाम बताएंगे, या कौन सी फैक्ट्री आज यहां से पलायन करेगी। मैं कहता हूं कि आज जितनी सुविधाएं एक सिंगल विंडो के नाते हरियाणा सरकार ने जो दिया है कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा था, तो सबको साथ लेके हमने विकास करने का प्रयास किया है। और हरियाणा के अंदर भी माननीय मनोहर लाल जी ने 90 के 90 हलकों में समान विकास करके दिखाया है। हरियाणा एक और हरियाणवी एक का जो नारा दिया था उन्होंने, उसको साबित करके दिखाया पिछले 10 साल में। कामों का जिक्र हुआ है, 10 साल आपकी सरकार रही है, 15 साल आपके सांसद रहे, क्या क्या काम हुए क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ा काम बहादुरगढ़ के अंदर मेट्रो आई 2013 के अंदर, इसका शिलान्यास हुआ था। और बहादुरगढ़ के अंदर महिला विद्यालय कॉलेज जो बना वो हमारी सरकार के अंदर बना। बहादुरगढ़ के अंदर एक खूनी पुलिया होती थी, दिल्ली से हम एंट्री करते थे, वो हमारी सरकार के अंदर उसका जो उसको पूरा प्रॉपर बनाया, वो हमारी सरकार के अंदर बनाया। बहादुरगढ़ के अंदर 200 बेड का भी सिविल हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर बनने लग रहा, वो हमारी सरकार के अंदर उसकी शुरुआत हुई। बहादुरगढ़ के अंदर झज्जर रोड पे ITI है, उसको हमारी सरकार के अंदर वो हमारी सरकार के अंदर का वो पूरा प्रोजेक्ट हमारी सरकार के अंदर आया। और बहादुरगढ़ के अंदर जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क है वो हमारी सरकार के अंदर आया। योकोहामा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आई जिससे रोजगार मिला। आज बहादुरगढ़ जो पिछले 10 साल के अंदर बहादुरगढ़ पिछड़ा है, जो कि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, जिसमें गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, वो शहर बड़े बड़े रहे दिल्ली के साथ होने के बावजूद, बहादुरगढ़ ने भी तरक्की की हमारे 10 साल के हुड्डा सरकार के अंदर। लेकिन पिछले 10 साल में बहादुरगढ़ में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। और रोहतक लोकसभा के अंदर बहादुरगढ़ के साथ बाड़सा एम्स के अंदर जो हमारा जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके आए थे, वो वहीं का वहीं रुक गया। वो प्रोजेक्ट इन्होंने रोहतक लोकसभा से इनकी सरकार में बाहर चला गया। और अब रोहतक लोकसभा जो पिछले 10 साल में जो विकास कार्य के मामले में पिछड़ा है, तो बहादुरगढ़ की जनता और रोहतक लोकसभा क्षेत्र पूरा पहचान चुका है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, सिर्फ स्लोगन की सरकार है, झूठे वादे करती है। और विकास, जैसा कि दिनेश शेखावत जी बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी हल्के में चले जाओ, झज्जर चले जाओ, रोहतक से आगे भिवानी चले जाओ, हिसार चले जाओ, सिरसा चले जाओ, सब वर्ग परेशान है इस सरकार के अंदर। इन्होंने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार से ये 40 पे आ गए। तो ये जनता में रोष है। और अब की बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब की बार इनकी 10 से 15 सीट भी नहीं आएगी विधानसभा के अंदर। और ये जो लोकसभा चुनाव है इसके अंदर हम 10 की 10 सीटें जो हमारे गठबंधन की सीट है वो भी हम जीतने जा रहे हैं। दिनेश जी, हमेशा प्रश्न सत्ता पक्षी होता है, आप अरविंद शर्मा जी के 3 बड़े काम गिनवा दें। अरविंद शर्मा जी का जो आज ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेट्रो हम लेके आए, ITI लेके आए, मेट्रो इन्होंने केवल शिलान्यास करने का काम किया 10 साल के दौरान। हमारी जब सरकार आई, मेट्रो का जब उद्घाटन हुआ था, ये मुद्दा उठा था और उस डिबेट में भी मैं हरियाणा न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बैठा था, तब भी ये बात आई थी कि आप लोगों ने खाली शिलान्यास किया, पत्थर लगाए, और पत्थर लगाने के बाद 1 रुपया आपने दिया नहीं। हमारी जब सरकार बनी, बस अड्डा जो आज बनके तैयार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने का काम किया। मेट्रो का जो काम इन्होंने शुरू करके छोड़ दिया था, उस मेट्रो को कंप्लीट करके उस मेट्रो का उद्घाटन और उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने किया। जहां फुटवेयर पार्क की बात करते तो फुटवेयर पार्क में तो इंडस्ट्री जो पहले लगी हुई थी, उन्हीं इंडस्ट्री का आप श्रेय लेना चाहते हो। आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, आप सांसद हैं, और आज पूरे झज्जर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र में इनके चारों MLA इनके हैं। मुझे ये बताओ कि चारों MLA ने पिछले 5 साल में कितना काम करके दिखाया। बहादुरगढ़ का विधायक भी कांग्रेस का है, झज्जर का विधायक भी कांग्रेस का है, बेरी का भी कांग्रेस है, और आपका बादली भी कांग्रेस के विधायक है। चारों विधायक कांग्रेस के होने के बावजूद इनके जो सांसद है, नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो आज राज्यसभा के सांसद हैं। मुझे ये बता दी कि पिछले 5 साल में राज्यसभा के बाद इन विधायकों ने मिलकर इस झज्जर जिले का कितना विकास किया है, ये पूछ के बताइए इनसे।
दिनेश जी, अभी भी मेरे प्रश्न का आपने सवाल नहीं किया। 15 मार्च 2019 को अरविंद शर्मा बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आए थे, जी। उनको टिकट मिली थी और चुनाव जीते थे। हाँ जी। जब 2014 में हवा थी तब भी वो बीजेपी यहाँ से कोई भी सांसद नहीं बन पाया था, दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, तो अरविंद शर्मा जीत गए थे, लोगों ने उनको वोट। लेकिन उस समय में 5 साल में 3 काम गिनवाए। 3 क्या, मैं कह रहा हूं ये जितने काम हुए हैं, आज मेट्रो आसोदा तक जा रही है, अगले फेस में ये रोहतक तक भी जाएगी, सांपला भी जाएगी, रोहतक भी जाएगी। ये जो काम हो रहे हैं, आज बादशाह की बात करें, बादशाह कहां चला गया? बादशाह में भी उन्होंने शिलान्यास किया था। बादशाह का जो निर्माण किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज रेवाड़ी में जो एम्स आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। रोहतक में जो ये रेल बनी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। तो कितने काम गिनाऊंगे मैं आपको? 3 कामों की बात करें, हजारों काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 10 साल के शासन में बहादुरगढ़ और लोकसभा क्षेत्र रोहतक में हुए हैं। 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया। रोहतक लोकसभा से हमेशा हुड्डा परिवार को ही टिकट मिलती है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा। पिछली बार उनको हार मिली थी, तो पार्टी ने फैसला नहीं किया कि दूसरे किसी उम्मीदवार को टिकट दे दे। क्या पार्टी सिर्फ 2 ही बंदों को देखेंगे? ऐसा नहीं है विशाल जी, पूरे रोहतक लोकसभा की बात नहीं है इसमें। जो 9 लोकसभा पे कांग्रेस की टिकट आई है, एक हमारी गठबंधन की है, उनमें 9 की 9 सीटों पे सर्वे हुआ था कि कौन इस पे सटीक बैठता है, किस कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। 3-4 बार सर्वे हुआ था, तो उसमें और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे मैं रोहतक की बात नहीं करता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे हरियाणा के अंदर वो उनका अपना जनाधार है, तो उस आधार पर उनकी अपनी लोकप्रियता है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता मैं बता दूं आपको, 2019 से पहले जो वो लोकसभा के सांसद थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको लोकसभा के अंदर बेस्ट सांसद का अवार्ड भी दिया था। और एक विपक्ष का सांसद होने के नाते यदि कोई अवार्ड जीतता है बेस्ट सांसद का, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बेस्ट रोहतक लोकसभा। ये तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए वोट मांग रहा हूं, जो जिसको विपक्ष भी मानता है कि हाँ ये बेस्ट सांसद है। दिनेश जी, हमेशा जब भी चुनाव लड़ती है बीजेपी से, जी। कोई भी कैंडिडेट होता है, वो हमेशा जिक्र करता है कि आप मोदी जी का हाथ मजबूत करें, मोदी का परिवार। अरविंद शर्मा जी हमेशा ये कहते हैं कि ये जो वोट है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जाएगी। तो क्या जनता उम्मीदवार को ना देखे? नहीं, जनता उम्मीदवार को भी देखती है। और जहां तक बात मोदी जी की है, तो आज देश के अंदर मोदी जी का एक नाम है, और खाली देश में नहीं पूरे विश्व में नाम है। विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। अभी जो अमेरिका की एक पत्रिका निकलती है उसमें 75% मार्किंग उसको दी गई है कि वर्ल्ड का एक ऐसा नेता है जिसको पूरा, चाहे अमेरिका है, चाहे आपका रसिया है, चाइना है, पूरा विश्व मानता है कि मोदी जी केवल भारत का नेता नहीं है, विश्व का नेता है। जहां तक ये लोकप्रियता की बात करते हैं, लोकप्रियता के अंदर इनसे कम कोई नहीं है। अरविंद शर्मा जी की लोकप्रियता अगर है तो इसीलिए वो 4 बार सांसद बन चुके हैं, 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बहुत मार्जिन से जीतेंगे, और 10 की 10 सीटें हम जीत के मोदी जी की झोली में डालेंगे। और आने वाले इस चुनाव में जीतने के बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा हरियाणा के कोटे से मंत्री भी बनेंगे। इनके कार्यकाल में दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी यहां काम नहीं हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते, खाली एक मतलब विपक्ष के नाते वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां से अवार्ड मिला उनको बेस्ट सांसद का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मतलब उदारता देखिए कि विपक्ष के सांसद को भी वो सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन वो किस वजह से सम्मानित कर रहे हैं? वो इस वजह से कि वहां की उनकी हाजिरी जो होगी उसके बेस पे, या उनका जो लोकसभा का कोई टारगेट होगा, उनका अपना सिस्टम होगा, उस बेस पे उन्होंने वहां कोई वो नहीं रखा कि भाई ये विपक्ष के हैं। वह पारदर्शिता के आधार पर जो भी सांसद को मिलना चाहिए अवार्ड वो सरकार ने दिया, वो देने का काम किया। केवल विपक्ष के नाते उनका नाम काटने का काम नहीं किया। लेकिन 10 साल की सरकार के अंदर हुड्डा सरकार में या दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे हैं, उसके बाद प्रदेश के अंदर जो एक भूमाफिया बैठ गया था, खाली मतलब जिसको सीएलयू इंडस्ट्री बता दिया था कि 10 साल में इन्होंने केवल लोगों की जमीनों को हड़पने का काम किया। इसके अलावा हरियाणा का विकास कहीं भी नहीं हुआ। ये हरियाणा को कहते हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 था लूट खसोट में, हरियाणा नंबर 1 था भ्रष्टाचार में। आज भ्रष्टाचार परिवारवाद की जो बात होती है, क्या हुड्डा परिवार के बाहर भारतीय कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है? पिछली बार दोनों
पिता और पुत्र को चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव हारे। ये कहते हैं कि जबरदस्ती चुनाव हरा दिया गया। तो जब ये हार जाते हैं तब तो ये ईवीएम को दोष देते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी चलता है कि इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने परिभाषा बना रखी है कि ऐसा होगा तो हम ऐसे कहेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसे कहेंगे। दिनेश जी मुझे बात बताएं, एक ट्रिपल इंजन सरकार आपके हरियाणा में जी, ऊपर केंद्र में भी है, हरियाणा सरकार भी है, और बहादुरगढ़ में भी आपकी नगर परिषद चेयरपर्सन है, लेकिन फिर भी बहादुरगढ़ के हालात बहुत ही खराब हैं। चाहे रोडों की बात कर ली जाए या पानी की बात कर ली जाए, इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है और गर्मी में लाइट की कटौती हद से ज्यादा हो रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि आप बिजली का बिल पूरा भर दें, आपके गांव के शहर का जो भी है बिजली 24 घंटे रहेगी, लेकिन अभी आप हालात देख रहे हैं कि रात को 2-2 ढाई घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। तो हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। देखो गर्मी के अंदर क्या होता है कि जहां एक घर में पहले एक कूलर चलता था, आज एक एक घर के अंदर 3-3 4-4 एसी चलती है, तो लोड बढ़ा है। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने पावर हाउस भी बनाए हैं, ट्रांसफार्मर भी बहुत सारे शहर में, मेरे को पता है कि सैकड़ों ट्रांसफार्मर मेरे सामने लगे हैं, जिनकी मुझे गिनती पता है कि किस किस कॉलोनी में कहां कहां ट्रांसफार्मर लगे हैं। जहां तक पानी की बात है, पानी पीछे से आता है नहर के द्वारा और डेली सप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आता। सफाई व्यवस्था के अंदर आज बहादुरगढ़ सबसे टॉप है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बहादुरगढ़ में आज सफाई व्यवस्था सबसे बढ़िया सफाई व्यवस्था है। जहां सड़कों की बात करते हैं आप, सारे सड़क नए बने, जो सब्जी मंडी वाला सड़क टूटा हुआ था वो भी बना है, सेक्टर के जो सड़क हैं वो भी सरकार ने पिछले 10 साल में बनाए हैं, और जितने कॉलोनी के सड़क हैं एक भी मुझे सड़क ये बता दी कि ये सड़क टूटा हुआ है बहादुरगढ़ के अंदर। तो विकास कार्य कहां होते हैं? जो लोकल नगर परिषद की जो सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार में बात करते हैं, नगर परिषद की आपने बात उठाई, तो नगर परिषद के अंदर अभी 2 साल हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए, और 2 साल के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर चाहे विकास की बात करें तो आप पानी की ले लें, बिजली की ले लें, सफाई की ले लें, रोड की ले लें, नालियों की सफाई की बात करें, सब जगह कहीं भी कोई कमी नहीं है। मुझे आप ये बता दो कि यहां कमी है। प्रदीप जी, हमेशा आरोप लगता है आपकी सरकार पे कि आपकी सरकार खर्ची और पर्ची पे नौकरियां देती थी। देखिए, ये मामला विधानसभा में भी उठाया था बीजेपी ने। तो हमारे हुड्डा साहब ने चैलेंज किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी विधायक, बीजेपी के जितने भी विधायक थे, इवन मुख्यमंत्री तक, अगर कोई भी ये सिद्ध करते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। देखो, कोई भी कुछ कहना बड़ा इजी है और उसको जब किसी पे आरोप लगाना बड़ा आसान है आज के टाइम पे, तो आरोप तो कोई भी लगा दो, लेकिन उसको सिद्ध करना। और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर और सेंटर के अंदर भी। ये 10 साल में अगर कुछ ऐसा था तो ये अब तक उस चीज को दबाए बैठे हैं, तो उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? उसको सिद्ध करके दिखाओ ना कि खर्ची और पर्ची से पहले काम होता था। हमारी सरकार में सब कुछ निष्पक्ष काम होता था, प्रति व्यक्ति आय से लेकर के, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे हमारे रोजगार की बात हो, खेल में हरियाणा नंबर 1 था, किसान हमारे खुशहाल थे। इस सरकार के अंदर किसान परेशान है, टीचर परेशान है, जो सरपंच अब आए हैं वो परेशान है, बच्चे हैं वो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया। जो शेखावत जी बहादुरगढ़ की बात कर रहे हैं कि बहादुरगढ़ पिछले 20 साल में सफाई पे नंबर 1 पूरे हरियाणा में है, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे हरियाणा के अंदर सफाई व्यवस्था में बहादुरगढ़ को कौन सा स्थान मिला था। ये आपको बड़े अच्छे से पता है क्योंकि आप पत्रकार हैं। अगर पहले नंबर पे था तो फिर पहले नंबर पे आया क्यों नहीं बहादुरगढ़ सफाई व्यवस्था में? क्या कारण था? बहादुरगढ़ रोहतक सोनीपत से भी पीछे था, गोहाना से भी पीछे था बहादुरगढ़। तो ये सिर्फ स्लोगन की सरकार है, हर बार नया नारा लेके आ जाते हैं। 2014 में लेके आए महंगाई भ्रष्टाचार का, उसके बाद में अब नारा बदल दिया इन्होंने मोदी की गारंटी। अरे गारंटी क्या है? गारंटी कोई दी हो तो बताओ ना, गारंटी किस चीज की गारंटी दी आप लोगों ने? आज एक युवा परेशान रोजगार को लेकर के है, जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन है, उसको पिछले 3 महीने से जो पेंशन है वो नहीं बन रही लोगों की, धक्के खा रहे हैं। पीपीपी ये वो ले आए, उसमें लोग परेशान होते हैं। पोर्टल से सरकार चलानी है, ये बोलते हैं पोर्टल से हम कर देंगे, लोगों का काम कर देंगे। वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके बहुत वादे हवा हवाई है। और जनता जो अब की बार जो है ना, पिछले 10 साल में ये मन पूरा बना चुकी है कि ये अब की बार सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। दिनेश जी, 2014 में 2 इलेक्शन हुए थे, विधानसभा और लोकसभा। दोनों इलेक्शन में मेन मुद्दा भाजपा का नौकरी था, लेकिन अभी के जो हालात हरियाणा के वो इतने बहुत खराब है कि नंबर 1 पे हरियाणा बेरोजगारी में है।
38% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। एक बात बताएं कि 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, क्या इन्होंने हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया था? या कोई ऐसा आदमी छोड़ के कि भाई जो इन 10 सालों में मतलब मेजर हुआ वही आदमी रोजगार के बिना बैठा हुआ? ये तो एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया, बिना पर्ची और बिना खर्ची के। इनके राज्य में लिस्टें बनती थी, पैसे से और भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरियां नीलाम होती थी, बिकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में बिना खर्ची, बिना पर्ची के एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को नौकरियां मिली हैं, जिनके घर में एक समय का खाना बनने की भी प्रॉब्लम थी, समस्या थी। मैं कई परिवारों से, ऐसे परिवारों से मिला हूं जिनके घर में रहने के लिए, खाने के लिए सामान नहीं है। उन लोगों को नौकरियां मिली हैं और वो लोगों में इतनी खुशी है कि वो कहता है कि हमें तो जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि हमें सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही है। ये कहते हैं पोर्टल की बात है, पोर्टल बंद कर देंगे। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने जो पीपीपी, फैमिली आईडी वाला जो सिस्टम बनाया है, घर बैठे हर आदमी को काम मिलता है, उसकी पेंशन मिलती है। रिटायर होने के बाद आज सरकार ने जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाया है, 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए सरकार ने। राशन पिछले अगले 5 साल तक 80 करोड़ जनता को मोदी जी राशन दे रहे हैं, वो भी फ्री में राशन दे रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति के लिए, किसान के लिए किसान निधि की घोषणा करी, वो लगातार किसानों को, देश के किसानों को मिल रहा है। एमएसपी पे सरकार सबसे ज्यादा, 70 साल के इतिहास में आप उठा के देखें कितनी फसलें एमएसपी पे खरीद हो रही है। ये केवल किसानों को, मजदूरों को बहकाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है लोगों को गुमराह करने का, और ये केवल लोगों को गुमराह करने का काम करें, उनको समझाने का काम नहीं कर रहे। तो जो लोग इनके बहकाव में आ जाते हैं वो इनको वोट दे देते हैं। जो आज, लेकिन आज हरियाणा की जनता और देश की जनता जब पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो अपना निर्णय उसी आधार पर लेंगे, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है, वो मोदी जी ने गारंटी को साबित करके दिखाया। चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की दो, उज्ज्वला योजना की बात करें, इतनी अनेक ऐसी योजनाएं पूरी सुबह से शाम हो जाएगी। मैं इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर बताना चाहूंगा तो यहां हम इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी तो लिस्टें जो बनती थी नौकरियां की, वो पैसे देके बनती थी। तो आपका कहीं ना कहीं कहना यह है कि पहले जो हरियाणा का युवा था वो होनहार नहीं था? नहीं, होनहार था, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी ना। होनहार का थोड़ा सा नंबर पड़ता था, बाकी इनके जो राजनेताओं के संपर्क में थे या पैसे के दम पे नौकरियां लगती थी। जी बताएं। कहते हैं कि पैसे के दम पे नौकरी लगती थी। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ये जो आरोप जो ये बार बार लगाते हैं, ये हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में इनको ललकारा था कि एक बार आप आरोप सिद्ध कर दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन ये बार बार उसी चीज को लेके बैठे हैं। अब भी रही बात, ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। ये नौकरी देंगे कहां से? सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने। जितने भी सरकारी संस्थान है सबको बेच, एक एक करके सबको बेचे जा रहे हैं। तो इनका तो वो है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नौकरी कहां से देंगे? जब जो सरकारी संस्थान है उनको बेच ही देंगे, नौकरी के रोजगार, जो रोजगार है वो पैदा कहां से होंगे? तो ये सब इनके मनगढ़ंत बातें हैं। और ये जो आरोप बार बार लगाते हैं, तो इन आरोपों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे हरियाणा को पता है कि वो नौकरी कैसे मिलती थी। सबको बिल्कुल फेयर काम होता था। और अगर कुछ ऐसा था तो 10 साल में इनकी सरकार है, इन सरकार में अगर कुछ इस प्रकार से कुछ भी हुआ था तो अब तक कुछ ना कुछ ये कार्रवाई करते। नहीं तो अब तक इन्होंने पता नहीं देश में ऐसे कितने नेता जिनको उठा के सीधा ईडी का उनके छापा मरवाया और जेल में डाल दिया। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पे है और इनके पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में गलत बोलने, इस बात के अलावा गलत बोलने के कुछ और है ही नहीं। ये काम के नाम पे वोट थोड़ी मांग रहे हैं। आज हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये मोदी जी की बात करते हैं कि विदेशों के इन्होंने नाम गिनवाए कि वो उस देश में लोकप्रियता है, उस देश में लोकप्रियता है, उस देश में लोकप्रियता है। हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज अपने रोहतक लोकसभा के अंदर 3 बार के वो लोकसभा के सांसद हैं, 1 बार के वो राज्यसभा के सांसद हैं। वो अपने दम पे, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनके सांसद आज भी वोट जिहाद, धर्म, जाति, इस नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं आपकी सरकार में भी नेगेटिविटी रही होगी, तभी बड़े बड़े नेता नवीन जिंदल जैसे बीजेपी सरकार में जा रहे हैं। देखिए, नवीन जिंदल जी बीजेपी की सरकार में क्यों जा रहे हैं ये तो मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो नवीन जिंदल जी बताएंगे आपको।
लेकिन नेगेटिविटी तो होगी ना आपकी पार्टी में, तभी कोई भी हुआ वो छोड़ के बीजेपी में ही जा रहा है। ऐसा क्या चुंबक लेके बैठे वो? देखिए, नवीन जिंदल जी की तो उनकी अपना पर्सनल व्यक्तिगत डिसीजन रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस सरकार के अंदर पहले, इससे पहले 10 साल पहले जो भी सरकार देश में बनी, उसमें इतना इतनी द्वेष भावना नहीं रही कि कोई व्यक्ति अगर आपकी सरकार के साथ खड़ा है तो ठीक है, नहीं तो उसको उठा के जेल में डाल दो। अब इस सरकार में क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इनको ये लगता है कि ये जनाधार का नेता है या ये व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा, तो उस पे सीधा ईडी को भेज देंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे और उसको सीधा उठा के जेल में डाल देते हैं। तो इस सरकार में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डर के कारण इस सरकार के साथ जा रहे हैं, और अब पिछले जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से ये सिलसिला बंद हुआ है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी उससे पहले इनकी सरकार में। दूसरा, ये जिन जिन लोगों पे आरोप लगाते आए हैं कि ये इसने भ्रष्टाचार किया, इस व्यक्ति ने भी भ्रष्टाचार किया, इस नेता ने भी भ्रष्टाचार किया, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार में वो व्यक्ति शामिल हो जाता है तो इनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो व्यक्ति फिर पाक साफ हो जाता है, वो व्यक्ति बिल्कुल उस पर कोई भी दोष जो है वो सारे दोष मुक्त हो जाता है। तो जो इनके साथ खड़ा हो गया वो तो देशभक्त है, और जो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ वो देशद्रोह है। चलिए दिनेश जी, अब ये बताएं कि अरविंद शर्मा इस बार 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अरविंद शर्मा जी, देखो, देश के अंदर मुद्दे बहुत हैं। विकास का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है, किसानों के लिए जो किसान आयोग बना, किसान निधि, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी ऐसी जो आपका आयुष्मान भारत कार्ड है, बहुत सारी जो जनता की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, महिलाओं की, जो महिला आरक्षण बिल है, जितने भी काम करे इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में, उन सरकार के मुद्दों के आधार पे वो वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, ना कि किसी और विषय पे या नेगेटिव विचार को लेके वो काम कर रहे हैं। जहां तक ये बात करते हैं विकास की या और तरीके की, ये कहते हैं ये वो क्यों आ गया, ईडी पीछे क्यों, जब इनका शासन था 1975 के अंदर देश ने इमरजेंसी के दंश को भी झेला है। तो जहां तक इन्होंने किया है, आज मुझे ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कांग्रेस के शासन में हर एक राज्य में धारा 356 लगा के और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया गया। 10 साल में मोदी जी की सरकार में एक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। ये लोकतंत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। ये मोदी जी ने करके दिखाया कि लोकतंत्र और देश को कैसे चलाया जाता है। आज ये संगठन की बात करते हैं, इनके 10 साल के शासन में कांग्रेस का जिला स्तर का संगठन तो दूर की बात है, प्रदेश स्तर का संगठन भी खड़ा नहीं कर पाए। ये लोग आरोप लगाते हैं, ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की तुलना की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो इनसे ये तो पूछिए कि अपने घर को देखें, जहां आरोपों की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार देश में साबित हुआ है, दिखाई दिया है, चाहे उसमें टू स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो तो 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर घोटाला ही घोटाला था। और घोटालों की सरकार थी जो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, उसमें केवल देश को लूटने का काम किया, देश को बेचने का काम किया। उसी बात को देखते हुए 2014 के अंदर भारत की जनता ने यह फैसला लिया कि भाई सत्ता परिवर्तन करना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, यह पहले सिखाया जाता है कि देश पहले है, पार्टी बाद में है और व्यक्तिगत स्वयं बाद में है। तीसरे नंबर पर आदमी स्वयं बाद में आता है। इसलिए ये जो देशभक्ति की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में करके दिखाया है। ये हमें बताते होते हैं कि संगठन भी खड़ा नहीं हो पाया। हमारा तो बूथ स्तर का जो पन्ना प्रमुख है, एक वोटर लिस्ट के अंदर 30 पोर्ट होते हैं, उसका भी पन्ना प्रमुख हमने बना रखा है। और उसी आधार पर आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा है। और उसी का नतीजा है कि प्रत्येक राज्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और केंद्र में तीसरी बार 400 पार का जो नारा दिया है, 400 पार है। और बहुत बढ़िया बहुमत से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। 4 तारीख के बाद सबके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। हरियाणा की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, बधाई का दौर तो चलता ही रहेगा 4 जून के बाद। ये बताए, दीपेंद्र हुड्डा आपके बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बार बार आपकी डिबेट में एक बात आप भी रख रहे हो और दिनेश जी बार बार इस मुद्दे को
देश हित का मुद्दा बना करके जहाँ की जनता को ये गुमराह तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो भी आपके दर्शक होंगे उनको भी गुमराह करेंगे। ये बात बार एक ही बात बोल के कि देश हित में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। ठीक है, हम मानते हैं मोदी जी ने आपके ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर का आप मुद्दा कह रहे हो, लेकिन हम बात बहादुरगढ़ और रोहतक लोकसभा की कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जी इनके यहाँ से कैंडिडेट है, हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज अपने काम पे वोट मांग रहे हैं और अरविंद शर्मा जी आज उनके पास उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, तो वो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास अपना एक लक्ष्य है कि मैं जीता तो मैं करूंगा क्या। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बहादुरगढ़ के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे ही सांसद बनेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे पहले लाइन पार क्षेत्रवासियों के लिए बराई फाटक है उस पे वो ओवर ब्रिज बनाने का काम करेंगे, और लाइन पार क्षेत्र के अंदर जो एक उत्तरी बाईपास है जो इस सरकार में जो अब भी अधूरा पड़ा है, जो पूरा नहीं हुआ है, उसके जैसे एक बहादुरगढ़ का जो पूर्वी जो बाईपास निकला हुआ है ऐसे ही उधर का बाईपास भी निकालेंगे पीछे से पूरा प्रॉपर तरीके से। और जो हमारा जो बहादुरगढ़ जो विकास में जो पिछले 10 साल में पिछड़ा है, बहादुरगढ़ को विकास पे उसी तरीके से मेट्रो को आगे बढ़ाने की बात हो या जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसको आगे ले जाने की बात हो, तो हम जो बात करेंगे हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के विकास को लेकर के। और जो बीजेपी जो बात कर रही है वो जाति और धर्म बस दो चीजों से बाहर ही नहीं निकल रही है। तो बहादुरगढ़ एक शहर जब आगे बढ़ता है जब वो विकसित होता है, और बहादुरगढ़ को विकसित बनाने में कांग्रेस में हमारी हुड्डा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और बीजेपी ने इसको विकसित से विनाश के उस रास्ते पे लेके चले गए कि आज बहादुरगढ़ वहीं खड़ा है जहां 10 साल पहले खड़ा था। जो बहादुरगढ़ बस स्टैंड है, बस स्टैंड का शिलान्यास भी हमारी सरकार में हुआ था। तो एक भी काम ये गिनवा नहीं पा रहे हैं, एक ही बात बार बार घुमा के उसको वहीं पे ही लेके जा रहे हैं। तो हमारे जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है वो 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं। 365 दिन जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं अगर अरविंद शर्मा 365 दिन में से 200 दिन भी लोगों के बीच में रहा हो तो। हमारे सांसद जी 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह 6-6 बजे उठ के घर से निकलते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे हम तो खुद साथ में रहते हैं, हमें पता है वो कितनी मेहनत करते हैं रोहतक के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा सांसद इस पूरे रोहतक लोकसभा इस पूरे देश के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अब की बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताएं। चलिए, तर्क वितर्क का दौर तो ऐसे ही चलता रहेगा। रोहतक लोकसभा का चुनाव जो कि अब उसका प्रचार थम चुका है, 25 मई को होने वाली वोटिंग का रिजल्ट 4 जून को आएगा और 4 जून को पता लग जाए कि रोहतक के रण को किसने फतेह किया है। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद।